नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बुक के बारे में पूछते हैं तो ये किरण पब्लिकेशन की ही बुक है। और इसमें क्या क्या है, तो इसमें कक्षा 9th और 10th के जो आपके सामाजिक विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, तो इन सभी की चैप्टर वाइज MCQ दिया हुआ है। प्लस 15 इसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। NCERT प्लस SCERT बेस्ड है। और लास्ट में जो एक 16 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, वहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 7th फेज़ का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें मैं हिस्ट्री एक अपलोड कर चुकी हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, और आज इसमें मैं भूगोल के प्रश्नों को करूँगी। तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और देखिए NCERT प्लस SCERT बेस्ड इसमें सारे इंक्लूड किए गए हैं। तो ये बुक बेस्ट है कम समय के लिए अभी फ़िलहाल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, कल हम लोग हिस्ट्री का यानी 80 क्वेश्चन नंबर 80 तक कर चुके हैं। आज हम लोग भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, भारत में असुरक्षित प्रजाति हैं एशियाई हाथी, गंगे डॉल्फिन, काला हिरन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, असुरक्षित प्रजाति तो इनमें से सभी हैं, ठीक है। उसमें एक नीला घोड़ा भी आ जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि इनमें से सभी, ये सभी जो जीव हैं वो लुप्त होने की कगार पर है। अगला प्रश्न है, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए, कृषि का विस्तार भी था, रेलवे का विस्तार भी हो रहा था। जब औपनिवेशिक काल चल रहा था तो उस समय रेलवे, कृषि, वाणिज्य, इन सभी का विस्तार हो रहा था। वैज्ञानिक वानिकी भी है संसाधनों के ह्रास होने का कारण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि इनमें से सभी जो है क्या है, कारण है इसके। तो ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये सारे आपको प्रश्न देखने से एक फ़ायदा ये होगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक आइडिया मिल जाता है तैयारी करने में। तो अभी भी इस समय है। और अगर आप लोग को बुक नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चैप्टर वाइज MCQ मैं करवा ही चुकी हूँ, जो जिसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, और प्रैक्टिस सेट करवा ही रही हूँ। और ये जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी मैं डेली अपलोड कर ही रही हूँ। तो पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है। देखिए, पारिस्थितिकी जो खेती की परंपरागत विधि है वो नई पद्धति के द्वारा किसको प्रचलित किया गया है। बीज बचाओ आंदोलन को, नवधान्य को, तवा मत्स्य संघ को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ भी सभी को अपनाया जा रहा है ताकि खेती में क्या हो, यानी कृषकों की क्या हो, आमदनी बढ़े। यानी अनाज अब ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा होगा तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि नई पद्धतियों के विकास के लिए ये सारी चीज़ें जो है अपनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 4th हो गया। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गोवा। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं पंजाब हो गया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्या था हमारा प्रश्न कि जो सरदार सरोवर बांध है वो किन किन मतलब राज्यों को लाभ पहुंचा रहा है। तो ये जो है ये सभी को लाभ पहुंचा रहा है, गुजरात को भी, राजस्थान को भी, महाराष्ट्र को भी एवं मध्य प्रदेश को भी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। इसके बारे में थोड़ा आप देख लीजिए। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के नौगाम के पास केवडिया में नर्मदा नदी के तट पर एक कंक्रीट बांध है, ठीक है। तो यहाँ से इतने 2 पॉइंट हमको मिल गया कि नर्मदा नदी के ऊपर है और ये किस प्रकार की बांध है, तो कंक्रीट बांध है। बांध के निर्माण में प्रयुक्त कंक्रीट मात्रा के मामले में यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कॉली बांध के बाद, यानी तो नंबर 1 पे कौन सा बांध है, तो ग्रैंड कॉली बांध है जो कि नंबर 1 पे है। और दूसरा कंक्रीट बांध कौन सा हो गया, तो हमारा सरदार सरोवर बांध हो गया। आगे बढ़ते हैं। SSP की जल विद्युत शक्ति को गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा साझा किया जाता है। इससे सिंचाई का लाभ गुजरात और राजस्थान राज्यों को मिलता है। तो यहाँ से हमारे इतने सारे पॉइंट निकल करके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 85 प्रश्न है, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई है, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई, क्योंकि मतलब बाढ़ को रोकने के लिए तो हुआ था, लेकिन उससे क्या हुआ कि और भी स्थिति खराब हो गई है। क्यों हुआ है, तो इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए हैं। अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा। बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका मुख्य कारण यह है कि इनके जो जलाशय हैं उनमें अत्यधिक क्या हो गया है, अवसाद जमा हो गया है, ठीक है, जिसके कारण ये जो बांध बनाए गए हैं वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं। 86 प्रश्न है, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचय को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। यानी बारिश का जो पानी होता है उसको छत पर जमा करने के लिए क्या कर दिया, कानून द्वारा अनिवार्य रूप से ये लागू करवा दिया। तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय, इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बन गया जो राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा का जल संचय करने के लिए कानून बनाकर ये अनिवार्य कर दिया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं। कृषि रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा बड़ा देश था।
कृषि रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश था। तो वो किसका? तो वो चावल के बारे में कह रहा है। इसके ऊपर आप देखिए, इसको देख लीजिए। भारत दुनिया में चावल उत्पादन में 22.07% का योगदान देता है और चीन के बाद ये दूसरे स्थान पर आता है। तो चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन हो गया? चीन हो गया। देश में कुल फसली क्षेत्र का लगभग 1/4 क्षेत्र चावल की खेती के अंतर्गत आता है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। यह एक खरीफ फसल है जिसके लिए उच्च तापमान कितना होना चाहिए? तो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए और उच्च आर्द्रता जो होनी चाहिए वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाल की आवश्यकता होती है। किसके लिए? तो धान की उपज के लिए। तो धान तो सही में पानी में ही जन्म भी लेता है और पानी में मरता भी है, मतलब भात बनाते हैं तो पानी में ना मरता है, तो इसको पानी हमेशा चाहिए। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। इनमें से मतलब किसानों के फायदे के लिए कितने सारे सुधार के जो नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, तो यहाँ पर वहीं दे रखा है। भूमि सुधार, ग्रामीण बैंकों का निर्माण, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी जो है किसानों के फायदे के लिए ही बनाए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? हमारा फोर्थ हो गया। अगला प्रश्न है, झारखंड को कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादन है? जो झारखंड का कोडरमा है वो किस खनिज के लिए प्रमुख उत्पादक माना जाता है? वहाँ पर कौन सा खनिज होता है? बॉक्साइड, अभ्रक, लौह या फिर इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में कोडरमा जगह जो है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आप देख लीजिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। देखिए, झारखंड का कोडरमा जिला अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है। अभ्रक बेल्ट को पहले बिहार अभ्रक बेल्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि अभ्रक बेल्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था? बिहार अभ्रक बेल्ट के नाम से जाना जाता था। इसकी औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है और इसका कवरेज जो एरिया है वो 160 किलोमीटर है। यह बेल्ट पश्चिम में गया जिले के गुरप्पा से लेकर के नवादा तक विस्तारित है। तो ये भी पॉइंट याद कर लीजिए, क्या पता यहाँ से प्रश्न दे दे, किस प्रकार से घुमा करके पूछ ले। इसलिए जहाँ पर बताना होता है वहाँ मैं व्याख्या भी आप लोगों को बता देती हूँ। झारखंड में अभ्रक प्राप्ति स्थलों में कोडरमा के अलावा हजारीबाग और गिरिडीह भी शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा कि अभ्रक के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है कौन सा है? लौह एवं इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो हो जाएगा हमारा कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग शुरू से ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसका आंसर हमारा हो गया दूसरा। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? मक्का, गेहूँ, मटर, इनमें से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो वो हो जाता है मक्का। खरीफ फसल में क्या क्या आ जाता है? धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, ये सभी किस में आते हैं? तो खरीफ फसल में आते हैं। कपास, मूंगफली से भी प्रश्न पूछता है तो वो भी खरीफ फसल में ही आएगा। और इसकी कटाई कब होती है? तो सितंबर से अक्टूबर में खरीफ फसलों की कटाई की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो देखिए, वो ईख को 1 वर्ष लग जाता है विकसित होने में। ठीक है, तो यहाँ पर ईख तो है नहीं यानी गन्ना, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं? किसके द्वारा बिछाए जाते हैं यानी निर्मित किए जाते हैं और संचालित होते हैं? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत के द्वारा, अगला है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो वो किसके द्वारा किया जाता है? 1 मिनट। तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग का रख रखाव और निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? हमारा फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न है, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर आता है? भारत जो है 2016-17 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि किस स्थान पर आता है विश्व पर्यटन में? दूसरे, तीसरे, चौथे, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो वो आता है चौथे स्थान पर। आंसर हो गया हमारा तीसरा। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को जो नया नया रहेगा उसके अंदर खाद्य ज़्यादा होगा भैया, तो खादर कहेंगे, और जो पुराना हो जाएगा उसको बांगड़ कहेंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, खादर मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए उपयुक्त होती है यानी आदर्श है? शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो वो होती है काली मिट्टी, कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। और ये कहाँ कहाँ मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इन स्थानों पर ये काली मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? श्रीनगर, मौसिनराम, चेन्नई। तो ये तो सभी को पता है मौसिनराम में। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, उत्तर पूर्व भारत के मेघालय में खासी हिल्स के सिनराम को भारत के साथ साथ दुनिया का सबसे अधिक आर्द्रतम स्थान होने का दर्जा मिला है। तो आर्द्रतम स्थान होने का दर्जा सबसे किसको मिला है? तो वो मिला है सिनराम जगह को। ठीक है, जो मेघालय में है, खासी हिल के सिनराम को मिला है।
इसमें जो अगला पॉइंट आता है कि भारत में चरम मानसून के दौरान यहाँ औसतन 11,872 मिमी यानी 467 इंच वर्षा होती है। मौसिन राम यानी जिसको कि मौसिन राम भी कहा जाता है, मौसिन राम खासी पर्वत श्रृंखला के कारण फनेल आकार के गर्त में स्थित है। यहाँ बंगाल की खाड़ी के कारण अत्यधिक आर्द्रता होती है और 1491 मीटर की ऊंचाई वाले खासी पहाड़ियों के कारण यह आर्द्रता संघनित भी हो जाती है, जिससे यहाँ क्या होता है, सबसे अधिक वर्षा होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मौसिनराम में होता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कुछ दिए। अच्छा, स्लैश और बर्न कृषि के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे मैक्सिको, ब्राज़ील, वियतनाम। एक साइड देश का नाम दे दिया और दूसरी साइड क्या दिया है, तो स्लैश और बर्न कृषि के नाम दिए हैं। तो मैक्सिको का क्या होता है, तो मैक्सिको का होता है मिल्पा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया मिल्पा। ब्राज़ील में क्या आएगा, तो ब्राज़ील में रोका होता है। वियतनाम का होता है रे और इंडोनेशिया का होता है लाडांग। तो चलिए मिला लेते हैं कि इसका क्या हो गया। तो क्या आएगा हमारा, एक 2 1 4 3 2 1 4 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है तीसरा में। इसका आंसर हमारा हो गया तीसरा। अगला प्रश्न है, भूदान ग्रामदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए ये एक बार हम लोग देख चुके हैं किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न है, कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है, चूना पत्थर, सिलिका, अबरख, इनमें से एक से अधिक या फिर कोई नहीं, तो वो आता है अबरख से चमक आती है। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है, तो बिहार में देखिए बरौनी थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए नवेली थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है नवेली, तो तमिलनाडु में स्थित है। तालचेर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, तो उड़ीसा में है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो है बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी में स्थित है। ठीक है, बेगूसराय जिले के बरौनी में स्थित है। यह 1962 में रूस के सहयोग से, क्योंकि सहयोग भी पूछ दे रहा है कि किसके सहयोग से बिहार में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन लगाया गया था, तो रूस के सहयोग से लगाया गया था 1962 ईस्वी में। 15 मई 2018 को बिहार सरकार ने थर्मल प्लांट को 33 साल की लीज पर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को सौंप दिया था। ठीक है, यह एक समझौता था जिस पर कि हस्ताक्षर हो गया था। तो यहाँ से हमारे इतने सारे पॉइंट आते हैं। अगला प्रश्न है, डैश भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाण है, तो वो किसके पास है, NTPC, हेल, NHPC, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो है इसके पास नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पास। ठीक है, किसके पास है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पास है, यानी फर्स्ट के पास। NTPC के पास ISO प्रमाण पत्र है। आगे बढ़ते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। देखिए यानी जो भी नियम, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, हिस्ट्री में भी देखने को मिला था। चलिए आगे देखते हैं, 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के शहर में शामिल है यह स्वर्णिम चतुर्भुज, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, श्रीनगर, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, लखनऊ, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, तो वो है जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे है वो किसको दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई और चेन्नई से मुंबई। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था, आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था, तो वो बनाया गया था कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बनाया गया था, कांडला बंदरगाह बनाया गया था। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं, अच्छा इसे एक बात अब ये भी याद रखिए कि इस बंदरगाह का नाम बदल गया है और इसको अब क्या कहा जाने लगा है, तो दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाने लगा है कांडला बंदरगाह को। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश निक्षेपण के मामले में समृद्ध है, तो कोयला के मामले में समृद्ध है। इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो अभी हम लोग देखे थे कौन है, वो है चीन और दूसरे नंबर पर भारत आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, दूसरा हो गया। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी, तो वन नीति पूछ रहा है कि किस वर्ष लागू की गई थी, तो वो लागू किया गया था 1952 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है, एल्युमिनियम, गैलिना, क्यूप्राइट, बॉक्साइट, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, तो वो बॉक्साइट से निकाला जाता है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो वो है चीन में। ठीक है, गोबी मरुस्थल कहाँ है, गोबी मरुस्थल रेगिस्तान में चीन में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, सीन नदी किस नहर से होकर बहती है, सीन नदी जो है किस नगर से होकर बहती है, तो वो बहती है पेरिस से। ठीक है, तो नहरों के बारे में भी याद रखना होगा, इतना जान लीजिए कौन सी नदी कहाँ पर बहती है, कौन सी नदी के पास कौन सा शहर स्थापित है या है, तो ये सब ध्यान में रखना होगा।
विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है, कौन है? भारत, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड। तो उत्पादन में भारत है नंबर 1 पर और निर्यातक में दूसरे नंबर पर बांग्लादेश आता है। चलिए इससे थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को हल्का हल्का धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो पता नहीं क्या हो गया कि धुंधला ही हो रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। चलिए इसको देखते हैं। भारत कच्चे जूट और जूट के सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है और बांग्लादेश के बाद निर्यातक के रूप में दूसरे स्थान पर आता है बांग्लादेश, ठीक है, निर्यातक के रूप में। पहली जूट मिल कब स्थापित की गई थी? तो 1855 में कोलकाता के पास रिसरा जो स्थान है वहाँ पर स्थापित किया गया था। पश्चिम बंगाल में अधिकांश जूट मिलें मुख्यतः, देखिए ये सारे ये क्लास 9th के बुक से आ रहे हैं ना, क्लास 10th के बुक से, जो कि मैं चैप्टर 7 करवा चुकी हूँ, लिखी भी थी थंबनेल पर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल में अधिकांश जूट मिलें मुख्यतः हुगली नदी के किनारे एक संकीर्ण पट्टी में स्थित हैं। तो ये हमारा यहाँ से आंसर इसका क्या हो गया? फर्स्ट हो गया कि भारत जो है कच्चे जूट में उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि उपलब्ध नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न क्या हमारा पूछा गया था कि उपलब्ध नहीं है, तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा इन सभी जगह तो उपलब्ध है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इससे जुड़े और राज्य भी हैं जहाँ से कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए भारत में 2 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। लौह अयस्क के कुल भंडारण का लगभग 95% उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। तो इन सभी का नाम याद कर लीजिएगा, क्या पता इसकी जगह कौन सा नाम दे दे। बिहार में गया, भागलपुर और जमुई जिलों में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। गया और जमुई में मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है, जबकि भागलपुर जिला में हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। तो देखिए भागलपुर में कौन सा अयस्क, लौह अयस्क, तो हेमेटाइट, और गया और जमुई में मैग्नेटाइट पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे इतने सारे पॉइंट निकल करके आ जाते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो वो है अंटार्कटिका में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है अमेजोन नदी। कौन सी नदी है? अमेजोन नदी है। उसकी लंबाई कितनी है? तो 6400 किलोमीटर है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो वो है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है। विश्व शांति, वैश्विक सतत विकास है, विश्व शांति है, पर्यावरण संरक्षण है। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक होगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं पूरा विस्तार से। देखिए एजेंडा 21 क्या है? जो 1992 में रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में विकसित की गई एक व्यापक कार्य योजना है। यानी 21 ये कार्य योजनाएं थी। यह सतत विकास का एक खाका है जो उन विशिष्ट कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है। इसका उद्देश्य क्या था? तो वैश्विक साधारणीय विकास को प्राप्त करना, सार्वजनिक हितों, आपसी आवश्यकताओं और साझा जिम्मेदारियों पर वैश्विक सहयोग के माध्यम से पर्यावरण की जो क्षति, दरिद्रता या फिर रोग से निपटने का एक सूची है। यानी जैसे बोलते हैं ना एक डायरी की तरह, उस प्रकार से ये बनाया गया था। एजेंडा 21 का प्रारंभिक लक्ष्य 2000 तक वैश्विक सतत विकास प्राप्त करना था। नाम में 21 यानी 21वीं सदी के संदर्भित वर्ष को दर्शाया गया है। जो एक एजेंडा 21 रखा गया ना, तो 2021 को ये दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि ये तीनों जो है इसमें निहित है, यानी एक से अधिक। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे अधिक जहाँ कोयला उत्पादन होता है वो है चीन देश, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अमेरिका, जर्मनी, रूस, इन सभी जगहों पर भी कोयला उत्पादित किया जाता है। और भारत में कोयला कहाँ पर है? तो झारखंड का जो रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, बोकारो हो गया, इन जगहों पर कोयला उत्पादन किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो गया तीसरा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है? तो देखिए तेल का भंडार सबसे पुराना कहाँ स्थित है? असम में, जो कि डिगबोई में है, ठीक है। तो इनमें से तो ऑप्शंस में हमारा कोई नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो गया 5th। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शंस देखिए, यानी यहाँ पर प्रश्न क्या था कि एल्युमिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? फ्रांस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है एल्युमिनियम का और उपभोक्ता भी करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5th हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका आंसर हो गया हमारा 1st। तो ये हमारा भूगोल का प्रश्न था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
अगली बार हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं तो राजनीति शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।